सभी मित्रों को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है ये। इसके स्रोत हैं पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य में एक भारतीय साहित्य तथा दूसरा विदेशी साहित्य। अब सबसे पहले हम लेते हैं पुरातात्विक स्रोत। अशोक के शिलालेख मौर्य साम्राज्य के अध्ययन के प्रामाणिक स्रोत हैं। इसमें स्तंभ अभिलेख, वृहद शिलालेख, लघु शिलालेख व अन्य प्रकार के अभिलेख शामिल हैं। अशोक के अभिलेख राज्य देश के रूप में जारी किए गए। एक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता को संबोधित किया। अशोक के अभिलेख लगभग 45 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जो भारत, पाकिस्तान तथा अफ़गानिस्तान के विभिन्न भागों में स्थित हैं। अशोक के कुल अभिलेखों की संख्या 150 है। ये 181 पाठांतर में मिलते हैं। लगभग सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में तथा ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है, किंतु उत्तर पश्चिम के अभिलेख में खरोष्टी तथा आरामाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। अफ़गानिस्तान में इसकी भाषा आरामाइक और यूनानी दोनों हैं। ये अभिलेख सामान्यतः राजमार्गों के किनारे अवस्थित हैं। इसमें अशोक के जीवन वृत्त, आंतरिक तथा विदेश नीति और उसके राज्य के विस्तार का विवरण मिलता है। अशोक के शिलालेखों में उसके राज्याभिषेक के 8वें तथा 21वें वर्ष की घटना वर्णित है। संपूर्ण अभिलेखों में से एक में इसके लेखक का नाम मिलता है। यहाँ चापड़ को अभिलेखों का लेखक बताया गया है। ब्रह्मगिरी अभिलेख में चापड़ का नाम खरोष्टी लिपि में लिखा मिलता है, ब्राह्मी में नहीं। पेड्रे टिफेंथलर ने 1750 में दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख का पता लगाया। J.H. हैरिंगटन ने 1785 में बाराबर तथा नागार्जुनी पर्वतीय गुफा के शिलालेखों की खोज करी। जेम्स टोड ने 1822 में गिरनार शिलालेख की खोज की। कार्लाइन ने 1872 में रामपुरवा स्तंभ लेख तथा विराट के लघु शिलालेख का पता लगाया। फीहरर ने 1895 में निगाली सागर स्तंभ लेख की खोज की। 1896 में रुमेनदेई स्तंभ लेख की खोज भी फीहरर ने की। ओरटेल ने 1905 में सारनाथ स्तंभ लेख की खोज की। अशोक के 14 वृहद शिलालेख कालसी, शहबाजगढ़ी, मनसेहरा, सोपारा, धौली, जोगढ़, गिरनार, यर्रागुड्डी आदि 8 स्थानों पर पाए गए हैं। लघु शिलालेख यह रूपनाथ, बेरठ राजस्थान, सहसराम, मास्की, गुर्जरा, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जतिंग, रामेश्वर, गवीमठ कर्नाटक तक में फैले हुए हैं। मध्य प्रदेश में एरागुडी, राजूल मंडगिरी, अहरवरा, पालकिडू भाऊ में स्थापित हैं। इसके अलावा नई दिल्ली में पनगुडरिया, नेतूर तथा उदयगोलम, बहापुर पे लघु शिलालेख की प्राप्ति हुई है। मास्की, गुर्जरा, नेतुर तथा उदयगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। अशोक के व्यक्तिगत का नाम का उल्लेख किन शिलालेखों में मिलता है? मास्की, गुर्जरा, नेतुर तथा उदयगोलम। ब्रह्मगिरी अभिलेख में इस शिला तथा प्राचीन नगर की सूचना प्राप्त होती है। स्तंभ अभिलेख में लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, इलाहाबाद और रामपुरवा। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर अशोक के अतिरिक्त समुद्रगुप्त तथा जहांगीर के भी अभिलेख मिले हैं। दिल्ली टोपरा स्तंभ पर अशोक के 7 अभिलेख मिलते हैं। इस पर अजमेर के चौहान शासक बिसल देव का भी लेख खुदा हुआ है।
वृहद शिलालेख, इनकी संख्या 14 है। प्रथम वृहद शिलालेख, इसमें पशु हत्या तथा समारोह पर प्रतिबंध की बात की गई है तथा बताया गया है कि अब राजा की पाकशाला में सैकड़ों पशुओं के स्थान पर मात्र 2 मोर तथा 1 मृग मारा जाता था। दूसरा वृहद शिलालेख, इसमें समाज कल्याण के संबंधित कार्य बताए गए हैं। इसमें धर्म शामिल किया गया है। इसमें वृक्षारोपण, कुआं खोदना, मार्ग निर्माण और पशु चिकित्सा पर बल दिया गया है। तीसरा वृहद शिलालेख, इसमें लोगों में धर्म की शिक्षा देने के लिए राजुक और प्रादेशिक जैसे अधिकारी 5 वर्षों में दौरा करते थे। चौथा अभिलेख, इसमें धम्म नीति से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए गए हैं। इसमें भी ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति आदर दिखाया गया है। पशु हत्या को बहुत हद तक रोके जाने का दावा किया गया है। पांचवा अभिलेख, इस अभिलेख में अशोक के राज्यारोहण के 13वें वर्ष के बाद धम्म महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख है। छठा शिलालेख, इसमें धम्म महामात्र के लिए आदेश जारी किया गया है कि वह राजा के पास किसी भी समय सूचना प्रेषित कर सकता है। इस शिलालेख के दूसरे भाग में सजग व सक्रिय प्रशासन, व्यवस्थित व सुचारू व्यापार का उल्लेख है। सातवां शिलालेख, इसमें धम्म का स्पष्ट स्वरूप बताते हुए सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात की गई है। आठवां शिलालेख, इस अभिलेख में सम्राट अशोक द्वारा आखेटन का त्याग तथा उसके स्थान पर धम्म यात्रा करने की सूचना दी गई है। नौवां शिलालेख, इस शिलालेख में अशोक खर्चीले समारोह जैसे जन्म, विवाह आदि के अवसर पर आयोजित समारोह की निंदा करता है तथा उन समारोहों पर रोक लगाने की बात करता है। इसके स्थान पर अशोक धम्म पर बल देता है। इस अभिलेख में अच्छे कार्यों से स्वर्ग प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। अच्छे कार्यों से स्वर्ग प्राप्ति का उल्लेख 9वें शिलालेख में मिलता है। 10वां शिलालेख में ख्याति या गौरव की निंदा की गई है तथा धम्म नीति को श्रेष्ठता पे बल दिया गया है। 11वां शिलालेख, इसमें धम्म नीति की व्याख्या की गई है। बड़ों का आदर, पशु हत्या न करने तथा मित्रों की उदारता पे बल दिया गया है। 12वां शिलालेख, इस शिलालेख में विभिन्न संप्रदायों के मध्य सहिष्णुता पर बल दिया गया है। इसमें स्पष्ट होता है कि राजा विभिन्न संप्रदायों के मध्य टकराव से चिंतित था और सौहार्दता की रक्षा करता था। 13वां शिलालेख, इस अभिलेख में कलिंग विजय की चर्चा है। इसमें युद्ध विजय के बदले धम्म विजय में बल दिया गया है। यहाँ कहा गया है कि देवानाम प्रिय अशोक ने अपने समस्त सीमावर्ती राज्यों पर विजय पाई, जो लगभग 600 योजन तक का क्षेत्र है। इस अभिलेख में निम्नलिखित शासकों की चर्चा है। यूनान का शासक एंटियोकस, उसके 4 पड़ोसी शासक टोलेमी, एंटिगोनस, मग्गस, अलेक्जेंडर तथा दक्षिण में चोल, पांडे और श्रीलंका। इसके अतिरिक्त यूनानियों, कंबोजियों, भोजों आदि का भी उल्लेख इसमें मिलता है। 14वां शिलालेख, ये अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण है। इसमें उपरोक्त सभी अभिलेखों के लेखक द्वारा की गई गलतियों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार ये 14 अशोक के शिलालेख हो गए। प्रथम अतिरिक्त शिलालेख धौली, इसमें तोसली, समापा, सस्पा क्षेत्र के अधिकारियों, महामात्रों, न्याय अधिकारियों को संबोधित करते हुए उसे निष्पक्ष, पूर्वाग्रह रहित वाले जागरूक होकर जनता की सेवा करने का कहा गया है। सारी प्रजा मेरी संतान है। ये प्रथम अतिरिक्त शिलालेख धौली में प्राप्त हुआ है। द्वितीय अतिरिक्त शिलालेख जोगढ़ में प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में सारी प्रजा को संतान के समान घोषित करते हुए विशेषकर सीमांत के नागरिकों को आश्वासन दिया गया है कि उनकी भी सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। लघु शिलालेख, स्वर्णगिरी लघु शिलालेख, इसमें रज्जुक नामक अधिकारों की चर्चा है। रानी लघु शिलालेख, इस शिलालेख में स्त्री तथा महामात्र की चर्चा की गई है। बराबर गुफा अभिलेख, इसमें सूचना मिलती है कि राज्य अभिषेक के 12वें वर्ष के बाद
उसमें बराबर गुफा आजीविकों को दान में दे दी। चौथा है कंधार दिवासी शिलालेख। इस शिलालेख से सूचना मिलती है कि सम्राट के प्रयत्नों से साम्राज्य के लोगों में इतना करना आ गई कि मछुआरे तथा आखेटक ने भी शिकार करना बंद कर दिया। पांचवा भबरू शिला अभिलेख। इसमें अशोक ने बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति आस्था व्यक्त की। छठा है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। इसमें वर्णित है कि देवनाम पिरी अशोक ने अपने शासन के 14वें वर्ष में इस क्षेत्र का दौरा किया तथा उसने कनक मुनि के स्तूप को दोगुना बड़ा किया। सातवां है रुमनदेई स्तंभ अभिलेख। ये अशोक के राज्यकाल के 20वें वर्ष का है। उससे ज्ञात होता है कि अशोक शाक्य मुनि की जन्मभूमि पर आए थे। स्तंभ अभिलेख। प्रथम स्तंभ अभिलेख। अशोक ने घोषणा की कि मेरा सिद्धांत है धर्म के द्वारा रक्षा करना, प्रशासन का संचालन करना। दूसरा और तीसरा स्तंभ अभिलेख। इसके अंदर अशोक ने स्वयं से प्रश्न करता है कि धर्म क्या है। चौथा स्तंभ लेख। इस प्रकार स्तंभ लेख हैं बहुत सारे। अशोक के स्तंभ लेखों में दिल्ली टोपरा का स्तंभ लेख एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिस पर अशोक के 7 आदेश खुदे हुए हैं, जबकि बाकी स्तंभ और लेखों पर अशोक के केवल 6 आदेश मिलते हैं। यानी अशोक के स्तंभ लेखों पर 7 आदेश कहाँ खुदे हुए हैं? दिल्ली टोपरा का स्तंभ अभिलेख। नवीनतम खोजा गया अभिलेख। 1750 में टिल पैंथर नामक विद्वान ने अशोक की लिपि का पता लगाया। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। शुरू में उसने प्रियदर्शी की पहचान श्रीलंका के एक शासक के रूप में की। 1915 में मास्क के अभिलेख से अशोक की पहचान प्रियदर्शी के साथ हो गई। संभवतः कौशाम्बी से इलाहाबाद के किले तक अशोक का स्तंभ लेख जहांगीर ले गया। ऐसा उसने फिरोज तुगलक के मॉडल पर किया गया होगा। सोहगरा तथा महास्थान अभिलेख। संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ा हुआ है। महास्थान अभिलेख के अनुसार भारत में अकाल पड़ते थे। सहगोरा अभिलेख ताम्रपत्र पर खुदा हुआ है। धार्मिक साहित्य। बौद्ध साहित्य, जातक कथाएं, इसमें समकालीन सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। दीर्घ निकाय में राजत्व के सिद्धांत पर प्रकाश पड़ता है। दीपवंश और महावंश, इस ग्रंथ में श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार व अशोक की भूमिका पर प्रकाश पड़ता है। दीपवंश में अशोक को उज्जैनी करमौली कहा गया है। दिव्य दान नामक ग्रंथ में मौर्य काल की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जैन साहित्य। जैन ग्रंथों में भद्रबाहु के कल्पसूत्र और हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्व में मौर्य इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। ब्राह्मण साहित्य। पुराणों में मौर्य वंशावलियाँ स्पष्ट होती है। लौकिक साहित्य में मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस जो 9वीं शताब्दी में लिखा गया। इसमें चाणक्य का नंद साम्राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र का पता चलता है। सोमदेव का कथा सरित सागर तथा क्षेमेंद्र का बृहत कथा मंजरी में भी मौर्य इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार, राजवरी कथा में सिंह सेन कहा गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अनेक विवादों के बावजूद अर्थशास्त्र को कौटिल्य, विष्णु शर्मा, चाणक्य की रचना माना गया है। चाणक्य तक्षशिला के शिक्षा केंद्र का प्रमुख था। इसे पुराणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। इसका मूल नाम विष्णुगुप्त था तथा कुटिल इनके गोत्र का नाम था। अर्थशास्त्र की प्रथम हस्तलिपि आर्य शर्मा शास्त्री जैसे विद्वान ने 1904 में खोज निकाली। डॉक्टर आर्य शर्मा शास्त्री ने इस पुस्तक का अनुवाद किया था। ये पुस्तक 15 भागों में तथा 180 उपभागों में विभाजित है। इसमें लगभग 6000 श्लोक हैं। इसमें गद्य तथा पद्य दोनों शैली में लिखा गया है, जिसे आमतौर पर महाभारत शैली कहते हैं। इसकी भाषा संस्कृत है।
इस ग्रंथ में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि यह ग्रंथ उस लेखक द्वारा लिखित है जो उस भूमि को धारण करता है जिस पर नंद शासकों का आधिपत्य है। अशोक के अभिलेखों, मेगस्थनीज के विवरण, अर्थशास्त्र में प्रमुख शब्दावलियों में कुछ समानता दिखती है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि इस ग्रंथ का एक बड़ा भाग मौर्य काल में ही संकलित हुआ। चक्रवर्ती शासक की अवधारणा। चक्रवर्ती शासक की अवधारणा सर्वप्रथम अर्थशास्त्र में प्रथम बार आई। विदेशी साहित्य। मेगस्थनीज यूनानी राजदूत था जो सेल्यूकस निकटर के राज्य प्रतिनिधि के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र दरबार में था। वह पाटलिपुत्र में 304 से 299 ईसा पूर्व तक रहा। दुर्भाग्य से इसकी मूल रचना इंडिका प्राप्त नहीं है, परंतु विभिन्न यात्रियों द्वारा अपने ग्रंथों में इस पुस्तक का उल्लेख मिलता है, जैसे स्ट्रेबो, डायोडोरस, एरियन, प्लिनी आदि ने इंडिका पुस्तक को नाम लेकर उन्होंने कुछ बात कही है। मेगस्थनीज का विवरण भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताता है, भूमि की उर्वरता के बारे में बताता है, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र उल्लेख करता है, जिसे पालीब्रोथा नाम से भी जाना जाता है। मेगस्थनीज नगर प्रशासन तथा सैन्य प्रशासन के लिए 6 समितियों की चर्चा करता है। इसके अलावा मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। एरियन ने एनाबिसिस नामक ग्रंथ में सिकंदर की जीवनी को लिखा। उसने भी इंडिका नामक ग्रंथ लिखा। वह अपने इंडिका में मेगस्थनीज तथा पिएरासिथिज्म के विवरण का उपयोग करता है। डायोडोरस, जस्टिन तथा प्लूटार्क के विवरण में सिकंदर के भारतीय अभियान पर प्रकाश पड़ता है, वरन चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन वृत्त पर भी प्रकाश पड़ता है। चंद्रगुप्त को सेंट्रोकोटस भी कहा गया है। मौर्य की उत्पत्ति। पुराणों में मौर्य शासक को शूद्र वंश का माना गया है। विष्णु पुराण के भाष्यकार श्रीधर स्वामी ने चंद्रगुप्त को नंदराज की पत्नी मूरा से उत्पन्न बताया है। मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ में भी मौर्य को शूद्र माना गया है। यूनानी यात्री जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को साधारण कुल का माना है। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोकेटस या अमित्र घात कहता है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। जैन ग्रंथ उसे सिंह सेन कहते हैं। बिंदुसार के समय भारत के पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ मैत्री संबंध कायम रहे। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने मेगस्थनीज के स्थान पर डायमेकस को बिंदुकास के दरबार में भेजा। प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा टोलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। एंथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की: शराब, मीठा अंजीर और दार्शनिक। सीरिया के शासक ने शराब और अंजीर तो भेज दी, परंतु दार्शनिक भेजने से मना कर दिया और कहा कि यहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व दिया गया है, दार्शनिक निर्यात के लिए नहीं है। सम्राट अशोक 269 से 232 ईसा पूर्व। दिव्य दान के अनुसार बिंदुसार मरते समय अपने पुत्र सुसीम को राजा बनाना चाहा था, किंतु मंत्री राधागुप्त की सहायता से अशोक शासक बन गया और राजा बनने से पूर्व अशोक उज्जैनी का शासक था। बौद्ध ग्रंथ में अशोक के भाइयों के रूप में तेष्य, सुसीम, विक्ताशोक और महेंद्र का नाम का जिक्र है। उसी प्रकार अशोक की पत्नी के रूप में महादेवी, कुरुवाकी, पद्मावती, तिश इनका रक्षा का नाम मिलता है। पुत्रियों में संघमित्रा व चारुमती का नाम मिलता है। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय देशी, राजा आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। मास्की, गुर्जया, नेतुर,
उदय गोलम नामक अभिलेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम से पुकारा गया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने सिंहासनारोहण के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किया। राजतरंगिणी में अशोक को मौर्य साम्राज्य का प्रथम सम्राट माना गया है। हेनस्वा के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने नेपाल की यात्रा की तथा ललित पाटन नामक नगर बसाया। अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में निम्नलिखित पड़ोसियों की चर्चा की है। सीरिया के राजा एंटियोकस द्वितीय, मिस्र के शासक टोलमी द्वितीय, मकदूनिया का राजा एंटीगोनस गोनाट्स, सीरियन का शासक मगस और एपिरास का अलेक्जेंडर। अशोक के अभिलेख में दक्षिण पड़ोसियों की चर्चा मिलती है। चोल, पांडे, केरलपुत और सत्यपुत, जो कि दूसरा अभिलेख है, उसमें इनकी सूचना मिलती है। अशोक अपने राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी गांव गया था। वहाँ पत्थर की एक सुदृढ़ दीवार बनाई तथा एक घोड़े की मूर्ति व स्तंभ की स्थापना की। कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर में अशोक का उत्तराधिकारी जालोक था, जो कि सेव मतालोम्बी था। राजत्व का सिद्धांत। इनका राज्य 7 अंगों में विभाजित था। राजा, मंत्री, मित्र, कोश, सेना, दुर्ग और भूमि। ये 7 कोश हैं, 7 भाग हैं जिनके अंदर राज्य बंटा हुआ था। 18 तीर्थ का उल्लेख है। मंत्री और पुरोहित। समाहर्ता राजस्व एकत्र करने वाला समाहर्ता कहलाता है। सन्निधाता कोषाध्यक्ष जो है वो सन्निधाता कहलाता है। सेनापति जो सेना का प्रधान होता है वो सेनापति कहलाता है। फिर युवराज। 6 नंबर पर प्रदेष्टा कंटक शोधन न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश प्रदेष्टा कहलाता है। 7 नंबर पर नायक सेना का प्रमुख प्रधान। कर्मांतिक 8 नंबर पर उद्योगों का संचालन करता है। 9 नंबर पर व्यवहारिक धर्मस्थी न्यायालय का प्रधान होता है। 10 नंबर पर मंत्री परिषदाध्यक्ष। नंबर 11 पे अंतपाल। नंबर 12 पे दुर्गपाल। नंबर 13 पे नगरक। नंबर 14 पे प्रशास्ता राज की आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला। नंबर 15 पे द्वारिक प्रधान अधिकारी। नंबर 16 पे अंत्यवार्षिक राजा का निजी अंगरक्षक। 17 पे आठविक। नंबर 18 पे दंडपाल। 18 तीर्थों के अतिरिक्त 27 महामात्रों की भी चर्चा मिलती है। इन्हें वेतन के रूप में 1000 पण मिलता था। 27 प्रकार के अध्यक्ष समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान, सन्निधाता राजकोष विभाग का प्रधान, भंडारा अध्यक्ष, शास्त्र अध्यक्ष, अक्षपटला अध्यक्ष लेखा विभाग, बंदी गृह का अध्यक्ष जेल का अधिकार, सीता अध्यक्ष कृषि विभाग का प्रधान, आकरा अध्यक्ष खनिज का प्रधान, लोहा अध्यक्ष धातुओं का प्रधान, लक्षणा अध्यक्ष टकसाल का प्रधान, लवणा अध्यक्ष नमक का प्रधान, कुपिया अध्यक्ष वन विभाग का प्रधान, पशु विभाग का अध्यक्ष, विविता अध्यक्ष का मतलब चारागाह का प्रधान, मुद्रा अध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष, नवा अध्यक्ष नावों और जहाज़ों का अध्यक्ष, पतना अध्यक्ष बंदरगाहों का अध्यक्ष, संस्था अध्यक्ष व्यापार का अध्यक्ष, शुल्क अध्यक्ष चुंगी विभाग का अध्यक्ष, अंत्यपाल सीमा प्रदेश की देखभाल करने वाला, सूरा अध्यक्ष आबकारी और मद्य पदार्थों का कर लेने वाला, पोतवा अध्यक्ष बाट तराजू और माप की जांच करने वाला, सूत्रा अध्यक्ष रुई काटने वाला, महामात्र सरल राजदूत, देवता अध्यक्ष, सूणा अध्यक्ष बुचड़ खाने का प्रधान, गणिका अध्यक्ष, मापा अध्यक्ष, वंदरागाध्यक्ष जेल खाने का अध्यक्ष, वतियाध्यक्ष पासपोर्ट जारी करने वाला और पणियाध्यक्ष व्यापार विभाग का प्रधान। ये सभी जो हैं 27 इनको कहा जाता है महामात्र और इन सब का अलग अलग काम है। अर्थशास्त्र के अनुसार क्षत्रिय को ही राजा बनना चाहिए। मौर्य काल में नगर की रक्षा के लिए एग्रोनोमई ये जिलाधिकारी होता था और एक होता है एरिस्टिनोमई ये कमिश्नर होता था नगर का और पूरे नगर का ये ध्यान रखते थे। कंटक शोधन न्यायालय फौजदारी न्यायालय के बराबर होता था। कंटक शोधन न्यायालय फौजदारी न्यायालय के बराबर होता था।
मेगस्थनीज के अनुसार 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियां सैनिक प्रशासन के लिए जिम्मेदार थी। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथारोही, हाथी सेना, नौसेना और रसद विभाग, ये कुल 6 समितियां हो गई जिनमें 5-5 सदस्य होते थे और सैनिक प्रशासन की देखभाल करते थे। सेनापति को 48,000 पण मिलते थे, नायक को 12,000 पण, मुखिया को 8,000 पण और अध्यक्ष को 4,000 पण मिलते थे। अर्थशास्त्र में 3 प्रकार के युद्धों का उल्लेख है: प्रकाश युद्ध, खुला युद्ध, कूट युद्ध, अप्रत्यक्ष गोरिल्ला युद्ध, तूष्णीं युद्ध, गुप्तचरों द्वारा युद्ध। यानी 3 प्रकार के युद्धों का उल्लेख आपके अर्थशास्त्र में मिलता है। वर्षा को मापने का मान द्रोण था। वर्षा को मापने का मान द्रोण था। रुद्रदामन को जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार इस सुदर्शन झील का निर्माण कार्य चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने प्रारंभ कराया। अशोक के राज्यपाल दुःशासन ने इस सुदर्शन झील का निर्माण पूरा करवाया। यानी सिंचाई की सुविधा के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण कराया। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार इस झील का निर्माण कार्य चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने प्रारंभ कराया और अशोक के राज्यपाल दुःशासन ने इसको पूरा करवाया। यानी सुदर्शन झील बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक के सभी अभिलेखों में मात्र रुमनदेही शिलालेख में अशोक काल के करारोपण का विवरण मिलता है। इसमें उल्लेख है कि अशोक ने अपनी लुम्बिनी यात्रा में भू राजस्व की राशि 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी और बलि कर को माफ़ कर दिया। बलि अर्थशास्त्र में तात्पर्य उस कर से है जो राजा उपज के भाग के अतिरिक्त प्रजा से लेता था। उपज से अतिरिक्त लेना। पिंड कर कुछ गांव को इकट्ठा कर देता था, इसे पिंड कर कहते हैं। कुछ गांव मिलकर जो कर देते थे उसको पिंड कर कहते हैं। व्यापारी अपनी यात्रा को सुरक्षित रखने के लिए सहकारिता आधार पर एक संगठन बनाते थे जिसका अध्यक्ष सार्थवाह कहलाता है। सार्थवाह के साथ कुछ अन्य अधिकारी भी होते थे जिनको थल नियम कहा जाता है। मजदूर भी श्रेणियों की तरह संगठन बनाते थे जिसे अर्थशास्त्र में संघ कहा जाता है। श्रेणियों ने अपने न्यायालय होते थे जो व्यापार व्यवसाय संबंधी झगड़ों का निपटारा करते थे। श्रेणी न्यायालय का प्रधान महाश्रेष्ठी कहलाता था। तो इनका जज भी होता था जिसको महाश्रेष्ठी कहते हैं। विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार में मौर्य युग में अनेक विदेशी राज्यों के साथ भारत का व्यापारिक संबंध विद्यमान था। चीन के साथ रेशम का व्यापार होता था। कौटिल्य ने इस रेशम को चीन पट कहा है। पश्चिमी देशों के साथ जल मार्ग द्वारा व्यापार के लिए भारत के समुद्र तट पर मुजिरिस नामक बंदरगाह था जहां बहुत से रोमन व्यापारी निवास करते थे। मुजिरिस से भारतीय व्यापारी फारस, ईरान की खाड़ी जाते थे जहां मस्कट का प्रसिद्ध बंदरगाह था। मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस ने भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार कायम रखने के लिए लाल सागर के पश्चिमी तट पर वेरेनिस नामक एक नवीन नगर बसाया जो भारतीय व्यापारिक वस्तु का प्रधान केंद्र था। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभाजित किया है। 1 पे दार्शनिक, नंबर 2 पे किसान, 3 पे शिकारी व पशुपालक, 4 पे शिल्पी व कारीगर, 5 पे योद्धा, 6 पे निरीक्षक या गुप्तचर और 7 पे अमात्य या सभासद या सलाहकार। कुल मिला के 7 जनजातियाँ मानी गई है भारतीय समाज में मेगस्थनीज के अनुसार। दार्शनिक, किसान, शिकारी में पशुपालक, शिल्पी में कारीगर, योद्धा, निरीक्षक में गुप्तचर, अमात्य में सभासद। ये 7 हो गए आपके जातियाँ जो मेगस्थनीज ने मानी है, बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र के अनुसार शूद्रों को शिल्प कला में सेवावर्ती के अतिरिक्त कृषि, पशुपालन, वाणिज्य की अनुमति दी गई जिसको सम्मिलित रूप से वार्ता कहा गया।
अर्थशास्त्र के अनुसार विवाह के लिए स्त्री की उम्र 12 वर्ष, पुरुष की उम्र 16 वर्ष होनी चाहिए। तो ये एक्ट था एज ऑफ एक्ट का कि अर्थशास्त्र के अनुसार पुरुष की उम्र होनी चाहिए 16 साल और स्त्री की होनी चाहिए 12 साल। अशोक के 7वें अभिलेख में आजीवक संप्रदाय की चर्चा मिलती है। अशोक के 7वें अभिलेख में आजीवक संप्रदाय की चर्चा मिलती है। अशोक ने गया के पास बराबर की पहाड़ी में कुछ गुफाएं आजीवक संप्रदाय को प्रदान की। उसके पौत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी में कुछ गुफाएं आजीवक संप्रदाय को दी। अशोक का धर्म। अशोक ने अपने लघु शिलालेख में स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। भाब्रू शिलालेख में अशोक बौद्ध तीर्थन में आस्था व्यक्त करता है। इस अभिलेख में संघ को संबोधित किया गया है। लोरिया नंदन अभिलेख जो अशोक के काल का है, उस पर औरंगजेब का भी एक अभिलेख उत्कीर्ण है। इस कारण ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। हेंसुआ के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, जिससे पुष्यमित्र शुंग ने नष्ट कर दिया। स्तूप मौर्यकालीन भारत की वास्तुकला की एक महत्वपूर्ण देन है। स्तूप का अर्थ होता है कोई ऐसी चीज जो उठी हुई हो, अर्थात एक टीला। अशोक ने सांची का स्तूप बनाया। अशोक ने बनाया। मौर्य साम्राज्य का पतन। हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया के कारण साम्राज्य का पतन हुआ, किंतु ये बात सही प्रतीत नहीं होती। बाण भट्ट ने हर्षचरित में पुष्यमित्र शुंग के लिए अनार्य शब्द का प्रयोग किया है, जो संभवतः सम्मान सूचक नहीं है। कौशाम्बी ने आर्थिक कारण बताया। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने शांति नीति को इसका कारण बताया। कुछ ने कमजोर उत्तराधिकारी बताया। मान्य मत यह है कि सभी कारण उत्तरदायी है। इस प्रकार आज हमने मौर्य साम्राज्य पढ़ा। मौर्य साम्राज्य में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे या जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हमने ली है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ लगी हमको कि इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, उन सामग्री को हमने लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आप मौर्य साम्राज्य को बेहतरीन तरीके से सुनेंगे और पढ़ेंगे और निश्चित रूप से आपके मौर्य साम्राज्य पर पकड़ हो जाएगी। इसी के साथ सलाम, नमस्ते। मकबूल खान खानी। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय।